कोई भी चीज़ अगर रूल्स से पूरी की जाती है, रूल्स रख के जो रूल्स बनाए गए हैं वो उसी तरीके से की जाती है जो रूल्स बने हुए हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। कोई एक बंदा वो काम करके अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ के रूल्स बनाता है कि इस टाइप से वो जो है वो काम करना होता है। अगर हम उसके रूल्स को मानते हैं, जैसे कि हम नए बंदे हैं, उसके रूल्स को मान के वो काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हेलो, मेरा नाम है नीरज सिंह, स्वागत करता हूं मैं आप अपने चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जो कि चैप्टर 2 होने वाला है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। चैप्टर 1 मैंने पहले की वीडियो में पढ़ा रखा है, उसकी वीडियो जो है अपलोड हो रखी हैं, आप जाके उस पर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उस पर भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चैप्टर 2 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ही समझ लेते हैं कि आखिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे कि बेटर ट्रैफिक फ्लो पाने के लिए कुछ ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं कि अगर हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं तो अच्छा ट्रैफिक फ्लो हमारे जो है सिटी या कंट्री में बनता है। उस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके हम जाते हैं तो एक्सीडेंट भी नहीं होता हमारा, एक्सीडेंट से भी जो है हम बच जाते हैं। ऐसी अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग जो है अच्छे तरीके से होती है। उसको फॉलो करते करते अगर हम पूरी अकाउंटिंग अपनी करते हैं तो अकाउंटिंग में जो है मिस्टेक की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट द अकाउंटेंट शुड फॉलो वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट। कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जो एक अकाउंटेंट को फॉलो करने चाहिए जब क्या वो रिकॉर्ड करता है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को या वो अकाउंट प्रिपेयर करता है। कुछ ऐसे रूल्स एक अकाउंटेंट को फॉलो करने चाहिए कब, जब वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है या कोई अकाउंट जो है प्रिपेयर करता है। जैसे कि प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं प्रिपेयर करने के लिए। वो अगर फॉलो करता है तो उसके जो है अकाउंट अच्छे से बनते हैं, तो उसके अकाउंट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनते हैं, उसमें मिस्टेक जो है बहुत कम होती है। जैसे कि एक और डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेफर टू बेसिक एजम्पशन एंड द प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल, कुछ बेसिक एजम्पशन ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम या कोई रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन जो डे टू डेज होती है उसको रिकॉर्ड करते समय कुछ रूल्स, ऐसे बेसिक रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से और जिसको उस हित में रख के हमें जो है अपनी अकाउंटिंग या बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो हमारी अकाउंटिंग जो है वो अच्छी तरीके से होती है और हमारी जो कोई भी एंट्री होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम करते हैं तो वो अच्छी तरीके की होती है अगर हम इस प्रिंसिपल्स को, इस रूल्स को मानते हैं तब। तो आइए इस रूल्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत सारे कुछ है कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं इसमें, एक एक करते हुए उन सबको आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब ये कॉन्सेप्ट, ये रूल कहता क्या है। देखिए, एक ओनर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस उसी का ही हुआ। अगर हम अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस मेरा ही तो हुआ, मैंने ही स्टार्ट किया है बिजनेस। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग करते समय एक ओनर को और उसके बिजनेस को, एक ओनर को और उसके बिजनेस को सेपरेट एंटिटी से ट्रीट करें हम। जैसे कि उसको अलग अलग ट्रीट करें हम, कि एक बिजनेस अलग है और उसका एक बिजनेस अलग है तो उसका ओनर अलग है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस को अलग माने और उसके ओनर को हम अलग माने, एक साथ चल के। जैसे कि ओनर के खर्चे अलग हैं और बिजनेस के खर्चे अलग हैं। अगर एक अकाउंटेंट है उसका लेन देन सिर्फ बिजनेस के खर्चों से होगा, ना कि उसके ओनर के खर्चों से। जैसे कि ओनर, मैंने आपको बताया था कि ओनर जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटिंग की शब्दावली में उसको कैपिटल बोलते हैं। तो क्या होता है कि कैपिटल जो होती है एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है, एक कर्जा माना जाता है। वो क्यों? वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि अगर एक ओनर
पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए तो वो कर्जा हुआ ना, क्योंकि बिजनेस को तो ओनर ने पैसे दिए हैं, वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक बिजनेस और उसके ओनर को जो है हम अलग से ट्रीट करें, वो दोनों अलग हैं, बिजनेस अलग तो उसका ओनर अलग। अगर वो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसे खर्चा नहीं माना जाता बिजनेस का, उससे ड्राइंग माना जाता है तो बिजनेस के लिए तो वो खर्चा ही हुआ, लेकिन वो जो है वो खर्चा उसका, जैसे कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए मान लीजिए कि फर्नीचर खरीदना हो अपने घर के लिए, तो हम उसको एज अ फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिजनेस में, एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे कि उसने बिजनेस से पैसा उठाया है, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। जैसे कि बैलेंस शीट बनती है, एक कर्जा लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड आता है, तो कैपिटल, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ये लायबिलिटी साइड आ जाती है और ये एसेट साइड आ जाती है। तो कैपिटल को जो है हम यहाँ पे लिखा जाता है और उसी कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस किया जाता है। जो खर्चा जो है वो एक ओनर निकालता है, कैपिटल एक जो है लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, कर्जा माना जाता है वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस को अलग और उसके ओनर को जो है हमें अलग ट्रीट करना चाहिए। तो इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं हम, आइए। तो आइए दोस्तों, सेकंड कॉन्सेप्ट जो आ जाता है उसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल, ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करनी हो तो उसको सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो मनी के फॉर्म में है कि नहीं। इसमें क्या है, ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जो मनी के फॉर्म में मेजर हो सके। जैसे कि पैसे के फॉर्म में उसको गिना जा सकता है कि नहीं, अगर पैसे के फॉर्म में नहीं है तो उसको नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ अगर हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसको अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन है पैसे के फॉर्म में हमें मेजर हो सकती है कि नहीं। अगर पैसे के फॉर्म में वो मेजर है तो हम बिल्कुल लिख देंगे, अगर पैसे के फॉर्म में वो मेजर नहीं है तो नहीं लिख सकते हम उसे। जैसे कि एक बिजनेस एंटरप्राइज ने, एक या कंपनी कोई भी बोल लो, उसने सेल की है तो उसको पैसे के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 1 लाख की सेल कर दी, 2 लाख की सेल कर दी, 3 लाख की कर दी, तो हो रहा है पैसे में, हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब एक एम्प्लॉय है उस कंपनी के, उसकी लॉयल्टी, उसकी हॉनेस्टी, उसकी ईमानदारी जो भी हो वो रिकॉर्ड की जा सकती है? नहीं, क्योंकि वो पैसे के फॉर्म में थोड़ी आ सकती है। उसको तो हम ऐसे बता सकते हैं कि हाँ ये बड़ा ईमानदार है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम अकाउंटिंग में। हॉनेस्टी, लॉयल्टी या कोई उसके गुड की, जो गुड्स वो बेच रहा है, जो कंपनी गुड्स बेच रही है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अगर जो है सेल रिटर्न हो रही है, मान लो कि जो हमने बेच दिया वो रिटर्न हो रहा है हमें, तो ये रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि उससे लॉस हो रहा है हमें, तो ये पैसे के फॉर्म में रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो अगर वो पैसे के फॉर्म में मेजर हो सकता है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मनी में उसको मेजर करना चाहिए, तभी इसका नाम भी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पड़ा, क्योंकि मनी में अगर मेजर हो रहा है वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। अब मान लीजिए कोई यूनिट के हिसाब से हो, जैसे कि एक फर्म है, उसके पास बिल्डिंग है, ठीक है, वो लिख देंगे कि 2 बिल्डिंग है, मशीन है, 3 मशीन है उसके पास, तो ये क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है? हाँ, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन वो 2 बिल्डिंग कितने की होगी? मान ली 1.5 करोड़ की एक होगी, या मान लो छोटा प्लेट हो, 1.5 लाख का हो गया प्लॉट, छोटा सा जो हो वो 3 लाख, अगर दो के हम 3 लाख मान सकते हो, हाँ इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मशीन हो वो भी 1.5 लाख की हो तो उसको भी 3 लाख जो है, सॉरी 4.5 लाख उसको जो है मान सकते हैं। तो ऐसे यूनिट में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, उसको अगर मेजर कर सकते हैं मनी को, क्योंकि ये जो है जाहिर सी बात है उसने पैसे दे के खरीदा होगा, तो ये भी जो है मनी में मेजर हो रही है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये हो सकती है कि यूनिट देखना होगा, जैसे बिल्डिंग मशीनरी की यूनिट दे रखी होगी कि 2 या 3 बिल्डिंग है एक इंटरप्राइज के साथ, कि 1.5 लाख की एक उसने खरीदी थी, तो जाहिर सी बात है 3 लाख की 2 ही, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूनिट तो नहीं हो सकती, बट उसके जो है पैसा दे के यूनिट ही खरीदा होगा यार, जाहिर सी बात है अगर यूनिट तो होगा तो पैसा दे के ही खरीदा होगा, तो वो पैसा जो है उसमें रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो मनी में मेजर हो सकती हैं। तो आइए इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं हम कि क्या कहते हैं ये। द कॉन्सेप्ट गाइड्स अकाउंटेंट अबाउट व्हाट टू रिकॉर्ड एंड व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड। क्या करता है ये कॉन्सेप्ट? गाइड करता है एक अकाउंटेंट को कि क्या रिकॉर्ड हो सकता है और क्या रिकॉर्ड नहीं हो सकता।
गाइड करता है अकाउंटेंट को एक अच्छे से कि क्या एक अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करना है और क्या नहीं करना। इट हेल्प्स रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक हेल्प करता है यूनिफॉर्मली रिकॉर्ड करने में बिजनेस ट्रांजेक्शन को। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द टू डिफरेंट पीरियड ऑफ द सेम फर्म और द टू डिफरेंट फर्म फॉर द सेम पीरियड। ये क्या करता है, हमें एक सुविधा ये भी देता है कि दो फर्म को या उसी फर्म की दो पीरियड को, जैसे कि 2018 एक फर्म है, 2018 को 2019 से जो है हम मेजर कर सकते हैं, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि मनी में अगर मेजरमेंट हुई है तो प्रॉफिट निकाला जाएगा, तो उसके प्रॉफिट को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या टू डिफरेंट फर्म को कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर मनी मेजरमेंट में रिकॉर्ड हो रहा है तो रिलायंस अलग और वोडाफोन अलग, अपने में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका प्रॉफिट कितने साल में ज़्यादा हुआ है, तो इसके ये भी जो है सिग्निफिकेंस यहाँ पे आ जाता है। तो आइए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। तो ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम अकाउंटिंग करते समय हम ये सोचे कि हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक गोइंग कंसर्न हो, लंबे समय तक चले, लॉन्ग टर्म बिजनेस हो हमारा, उस समय तक चले, तो इसके हिसाब से हमें जो है अपने एसेट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा था, चैप्टर फर्स्ट में था, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझा रखा है। तो एसेट्स और लायबिलिटी को हमें मेल करना होगा, हमें एसेट्स को भी दिखाना होगा और लायबिलिटी को दिखाना होगा। एक क्या बनानी होगी, बैलेंस शीट बनानी होगी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी, जिसको बैलेंस शीट भी कहा जाता है, जिसमें कर्जा और उसकी संपत्तियाँ, लायबिलिटीज़ और एसेट्स दिखाए जाते हैं उस बैलेंस शीट में। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो है हम इस कॉन्सेप्ट के तहत एक बैलेंस शीट बनाते हैं, जो क्या सोचकर कि हमारा बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न हो, लंबे चले, तो उसके लिए हम लायबिलिटीज़ और एसेट्स यानी कि अपनी संपत्तियां, जो मशीनरी, जो फर्नीचर उसमें खरीदते हैं हम, वो दिखाते हैं। जैसे कि 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी तो वो एसेट में हम दिखा देते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं, जो हमें क्या बताता है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उस समय, एक साल में हमारी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बताता है कि किस कंडीशन में हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं और हमारे पास जो है हमारे बिजनेस पे कितना कर्जा है उसको बताता है। एसेट्स बताता है और लायबिलिटीज़ हमारे बिजनेस पे कितनी है उसको बताता है। तो क्या होता है कि अगर ये पता चल जाता है तो हमें ये पता चल जाता है, अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हम जो है किस मूवमेंट पे है अभी, जैसे कि हमारा बिजनेस किस कंडीशन में अभी चल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हमारे कुछ कर्जे, कुछ लायबिलिटीज़ और कुछ एसेट्स हमें जो है दिखाई देते हैं। तो इसमें ये भी होता है कि अगर कोई एसेट्स हम फिक्स एसेट खरीदते हैं जैसे मशीनरी वगैरह, तो उसमें क्या है, एक डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी माइनस होती है, जो कि एक खर्चा साबित होती है। जैसे कि मान लीजिए कि बैलेंस शीट ये है कि इसमें लायबिलिटीज़ आ गई, इसमें एसेट्स आ गए। जैसे कि 2018 में हमने मशीनरी खरीदी थी, एक मशीन खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। तो एक साल बीतने के बाद 10% उसमें डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन होता है मूल्यह्रास, गिसावट को कहा जाता है। एक जैसे कि मशीनरी में जाहिर सी बात है वो चलेगी तो उसमें गिसावट तो आएगी, तो हम क्या है एक एस्टिमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, एक अंदाजे से वैल्यू निकाल, जैसे कि साल में 10%, 20%, तो 10% हम मान लेते हैं, तो उस पर लग गया, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 10,000 रुपये। तो इसकी वैल्यू 90,000 की हो गई। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई थी, हमारी मशीन की वैल्यू 2018 में जब हमने खरीदी थी तब क्या थी और 2019 में आज क्या है। तो इससे ये पता लग जाता है कि आज एसेट की वैल्यू क्या है और हमारे पे कर्जा कितना है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है, तो इससे ही पता चल जाए। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो आइए इसके सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेते हैं एक बार। द कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो है ये सहायता देता है हमें, बैलेंस शीट बनाने को कहता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स एसेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से जो है हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है फिक्स एसेट पे, इस कॉन्सेप्ट की वजह से। आगे अगर हम फाइनल अकाउंट्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो हमें उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी जो है हम उसी चैप्टर में सीखेंगे, तो उसमें आपको इस बारे में ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हम आगे करते जाएंगे
तो ये कॉन्सेप्ट हमारे बाद में अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। हम इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने लगेंगे जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, या समझ में आ रहा है कि ठीक है, या थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। अगर उस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करेंगे अगले चैप्टर्स में तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो चीज़ उस पर लागू होगी, तो हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा समझ आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से फिक्स्ड एसेट्स पे, नॉन करंट एसेट मैंने आपको समझाया था, फिक्स एसेट होते हैं वही भी, उस पर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू चार्ज होती है 10% 20%, हम एस्टिमेट से निकाल लेते हैं, उसका घिसावट एक जो है हम अंदाजे से निकाल लेते हैं। तो थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड कहता है कि इट इज़ द ग्रेट हेल्प टू द इन्वेस्टर्स, ये बिकॉज इट एश्योर देम दैट दे विल कंटिन्यू गेट इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है कि एक हेल्प दे देता है अच्छी इन्वेस्टर्स को। ये कॉन्सेप्ट की वजह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको पता है। तो बैलेंस शीट क्या दिखाती है कि उस साल में उस बिज़नेस की, जैसे कि हमारा बिज़नेस है तो 2020 में हमारे बिज़नेस की क्या कंडीशन है वो पता लग जाती है। तो अगर वो इन्वेस्टर्स देखेंगे कि हाँ इसकी कंडीशन अच्छी है, तो उनको लगेगा कि हाँ जो है हम कंटिन्यू अपनी इनकम ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी हेल्प कर देता है, वो भी समझते हैं कि हाँ हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें जो है हम अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो इसमें हमारा भी फ़ायदा होगा कि हमारे बिज़नेस पे और अच्छा पैसा लगेगा और अच्छी परचेज़ होगी और अच्छी सेल होगी। तो ये भी होता है कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा भी होता है अकाउंटिंग करने में। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर से ज़रूर पहली बार जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहली बार ही करेंगे, बाद में करने की जो है ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। और साइड में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है और आपको कौन से कंटेंट चाहिए, एनआईएस के चाहिए कि अगर सीबीएसई के चाहिए, सब मैं देने को लिए आपको तैयार हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।